अपन लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे। जरा देखो जरा डायग्राम। अब इस पे मैंने इधर बना दिया प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, अच्छे से समझना बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल भी होती है, ध्यान से सुनना। और इधर बना रहा हूं यूकैरियोटिक सेल। क्या बना रहा हूं ये बोलो फटाफट से, यूकैरियोटिक सेल। इसके पास भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया होगा उसी को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लिख देते हैं यहाँ पर, बोलो फटाफट से, क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट से, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। देखो जरा, देखिए इसके पास भी सेल वॉल है, अच्छे से समझ लेना हर चीज को। अब इसके पास भी बोलो क्या है, बोलो फटाफट से, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। चलो देखो जरा इधर। अब इसके पास भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है बोलो फटाफट? इसको भी क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। इसमें भी क्या होता है बोलो फटाफट? साइटोप्लाज्म। यहां लिख देता हूं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस होता है और डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। कितनी मेम्ब्रेन से? डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ऐसा न्यूक्लियस आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, समझ गए? इसको क्या बोलेंगे बोलो? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंदी में बाहरी केंद्रक झिल्ली, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, बोलो न्यूक्लियस प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? पोर है जो छिद्र, इनको बोलेंगे न्यूक्लियस पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस पोर्स। लिख दो, बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है, बहुत सारे मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। कहाँ है? ये रहा, यहाँ लिखो न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इन सबको मिला के कहेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? ठीक है, न्यूक्लियस। केंद्रक, दोबारा सुनो उधर, ये केंद्रक छिद्र है, न्यूक्लियस पोर। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों? केंद्रक के पास दो झिल्ली होती हैं, उनको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस प्लाज्मा, केंद्रक द्रव। ये न्यूक्लियोलस, केंद्र का। और इन सबको मिला के केंद्रक। लेकिन ऐसा केंद्रक इसके अंदर नहीं है, समझ रहे हो? और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, वो इसके अंदर होता है, आनुवांशिक पदार्थ। समझ रहे हैं आप? ऐसे मान लो ये हमारा डीएनए है। क्या है ये? डीएनए। ये डीएनए रहा इसके अंदर, ठीक है। इसमें ऐसे मान लो जो न्यूक्लियस तो है, ये रहा, बात को समझना पूरी को पहले। ये न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। केंद्रक के पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको कहते हैं डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए।
क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। और ये कौन सा है? ये डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए। कौन सा डीएनए है? लीनियर डीएनए। डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड रेखीय डीएनए। क्या बोलेंगे? रेखीय डीएनए। रेखीय डीएनए, डबल स्ट्रैंड रेखीय डीएनए, डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए। और ये कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में है। समझ गए? मतलब साइटोप्लाज्म किसके कांटेक्ट में है? जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के कांटेक्ट में, संपर्क में है। ऐसा इसमें नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोसोम, मोर बोले तो ज़्यादा पाए जाते हैं। समझ रहे हो? यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोसोम, वो ज़्यादा होते हैं, मोर। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, पंजाई भी है, समझ रहे हो, एल्गी भी है, प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम ले रहे हो फिक्स, जैसे मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल अपन लोगों में होती है, और अपन सब कौन है? वुमेन सेल हैं। ठीक है, मतलब अपन एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर वुमेन सेल है। तो अपनी सेल में पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर, वो भी एक सेल के अंदर। समझ रहे हैं आप? जोड़े में 23 जोड़े। अगर आप हैप्लॉइड बोलेंगे, आगुणित, आधे, तो क्या बोलेंगे? 23। और वैसे आपको पता है जोड़े को एक और भी बोलते हैं 46 क्रोमोसोम, 40 गुणसूत्र। तो यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम, वो ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र जो है वो केवल एक ही है। पेयर में मत बोल देना, ओनली एक, ओनली एक, जोड़े में नहीं, ओनली एक, सिंगल है। ठीक है, इसलिए पूरी प्रोकैरियोटिक सेल आगुणित होती है। आगुणित बोले तो हैप्लॉइड। कैसी होती है? हैप्लॉइड, हिंदी में आगुणित। और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे करते हैं? स्मॉल एन से। और एक बात दिमाग में रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरिया के अलावा कुछ नहीं आता इसके अंदर। इसका मतलब बैक्टीरिया जो हैं, एक तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, एक कोश के जीव है, और उनकी पूरी जो सेल है वो कैसी है? हैप्लॉइड, आगुणित। रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। एक ही गुणसूत्र होता है, दो नहीं, एक। ठीक है, और डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड वृत्तीय डीएनए। कौन सा डीएनए है? वृत्तीय डीएनए। समझ गए? और यूकैरियोटिक सेल में मोर क्रोमोसोम होते हैं, अधिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए है वो। एक बात दिमाग में रखना, इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, और डीएनए होता है, कौन सा डीएनए? लीनियर डीएनए। उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या करती है सर? क्रोमोसोम और डीएनए आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब जो हमारा डीएनए है वो क्रोमोसोम में बाइंड रहता है, डीएनए गुणसूत्र के अंदर बंद रहता है, तो हिस्टोन प्रोटीन उसको जोड़ के रखती है। तो यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र के साथ जो डीएनए है, गुणसूत्र के साथ क्या है? डीएनए। गुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन? ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। मतलब जो डीएनए है ना वो गुणसूत्र के साथ तो है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगी। एक बात दिमाग में रखना, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म। और आपको मैंने इसमें लिखा भी है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी मतलब होता है आधा, ना वो पूरा लिक्विड है ना वो पूरा सॉलिड है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। साइटोप्लाज्म करता क्या है? स्थान घेरता है, सेल का वॉल्यूम, कोशिका का आयतन को घेरता है। समझ गए? उसमें भी है, इसमें भी है। अब सुनो, पहले
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो नॉन वेल डेवलप सेल है, ये वेल डेवलप सेल है। जो पूर्ण विकसित कोशिका है, ये अल्प विकसित कोशिका है। ये सबसे पहले मतलब देखी गई कोशिका है, इसको सबसे पहले देखा गया था, इसको बाद में देखा गया था। सबसे पहले ये सेल आई, इसके बाद ए आई, मतलब ए आई मतलब बैक्टीरिया है। समझ रहे बात को? बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा गया, समझ रहे हैं? इसके बाद ए। तो सुनो जरा, एनसीईआरटी के अंदर एक बात और लिखी है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, समझ रहे हो? चाहे प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, उसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाइटल एक्टिविटी है, जो कि मतलब केमिकल रिएक्शन है, वेरियस केमिकल रिएक्शन, विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं सेल के अंदर कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। समझ रहे? कोशिका द्रव्य में होती हैं। अगर आप किसी सेल को जीवित कह रहे हो, अगर आप उसको लिविंग स्टेट में रख रहे हो, तो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रिया है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती हैं। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे ह्यूमन की सेल हो, सब कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। एक बात ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल, ध्यान से सुनो, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि कहाँ मिलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। एक बात तो मैं देसी भाषा में बताऊं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को झिल्लियों से नफरत है। समझ रहे बात को? जब केंद्रक के पास झिल्ली नहीं है, सोचने वाली बात तो ये है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के पास झिल्ली तो है, इसके अलावा बिसाइड, इसके अलावा सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, कोशिकांग होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, उनके पास भी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके अंदर, हिंदी में कहते हैं सूत्रकण का, क्लोरोप्लास्ट अर्थ लवक। वैसे मैं आपको आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। प्लास्टेट 3 टाइप के होते हैं प्लास्टेट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वैसे अपन बोलते हैं प्लास्टेट, हिंदी में कहते हैं लवक, और प्लास्टेट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। ईआर, क्या बोला मैंने? ईआर, इसको जरा ध्यान से सुनो। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप होते हैं, बोलो। एसईआर, क्या बोलेंगे? बोलो आरईआर, क्या बोलेंगे? दिख रहा है कि स्क्रीन पे देखना जरा, एसईआर आरईआर दिख रहा है? ईआर का पूरा नाम बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में सुनो, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोला? एक बात दिमाग में रखना, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम कैसे पड़ गया, जब इसको पढ़ाऊंगा डिटेल से तब बताऊंगा, ठीक है? इसके 2 टाइप होते हैं, बोलो। एसईआर आरईआर। सुनो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलेंगे? हाँ बोलो मेरे साथ में, बोलो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में सुनो, चिकनी ईआर, क्या बोलेंगे? चिकनी ईआर। खुरदरी ईआर, खुरदरी मतलब रफ, चिकनी मतलब स्मूथ। समझ गए? तो 2 टाइप की ईआर होती है, आरईआर और एसईआर। समझ गए? अच्छा, एसईआर आरईआर नाम कैसे पड़ गया वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो जी कोई ईआर है, क्या है ये? ईआर। अगर इसमें राइबोसोम है, क्या है? राइबोसोम, तो ये बन गई आर। और ये भी ईआर है, लेकिन इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो क्या बन गई ये? एसईआर। राइबोसोम, क्या बोला मैंने? राइबोसोम। ये भी सेल ऑर्गेनल है, ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनल। लेकिन ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है, हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग है, ये सेल के ऑर्गन है, इसलिए अपन कहते हैं सेल ऑर्गेनल, कोशिका के कोशिकांग। तो राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है,
लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इसके पास भी झिल्ली नहीं होती, इसलिए राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे। एक बात दिमाग में रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे आपको 70S के। कौन से एस के? जी एस बना है, मैं आगे जब राइबोसोम को पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा एस का मतलब क्या है, ठीक है। अभी आप इतना पढ़ लो, 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 70S के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। अब सुनो पहले, यूकैरियोटिक सेल में भैया 80S के राइबोसोम है। यूकैरियोटिक सेल में 70S के भी होते हैं, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। इसमें 70S, इसमें भी 70S। समझ गए? यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बोलो? 70S, 80S। 80S के मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, कहाँ मिलेंगे? और 70S के कहाँ मिलेंगे? बोलो फटाफट से। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप राइबोसोम मिलते हैं, 70S, 80S। 80S मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, 70S मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, सॉरी वो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। और 70S के और कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब सुनो पहले, आपको जब मैं राइबोसोम के बारे में बताऊंगा, ये दो टाइप के राइबोसोम है, 70S और 80S। यूकैरियोटिक सेल में दोनों टाइप के मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप का मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो कौन से मिलेंगे? 80S। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन से मिलेंगे? 70S। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से मिलेंगे? 70S। ये भी ध्यान रखना। राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका मतलब राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। समझ रहे हो? रेस्पायरेशन, श्वसन में भाग लेता है, समझ गए? एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन श्वसन में भाग लेता है। आपकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपकी सेल को एनर्जी दे रहा है। आप जानते हैं कि एटीपी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, और आप जानते हैं एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं जब माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाऊंगा 2 दिन लग जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी आप ये सुन लो कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जैसे प्लांट है, प्लांट में किचन, प्लांट की किचन कौन है? क्लोरोप्लास्ट। समझ रहे हैं? प्लांट सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। समझ गए? लेकिन ये मत कह देना कि क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, तो वो है प्लास्टेट, लवक का टाइप है वो प्रकार। लवक 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए? पढ़ाऊंगा इसको भी, 3 दिन लगेंगे क्लोरोप्लास्ट को पढ़ाते पढ़ाते, तब आप सीख पाओगे। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर एक पत्तियां होती हैं, लीफ, उनमें मीजोफिल सेल होती है, उसके अंदर मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, भोजन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ईआर है, ईआर क्या कर रही है? ईआर क्या करती है? सेल का कंकाल, स्केलेटन बनाती है, सेल को अंदर से मजबूत बनाए रखती है, एक नेटवर्क, एक जाल बनाती है। समझ गए? ईआर के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन ईआर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, एक झिल्ली से घिरा रहता है। सेल ऑर्गेनल है लेकिन एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। ध्यान से सुनो। तो बच्चों ईआर आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी। सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? यूकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मेम्ब्रेन से बाउंड है। अब गोल्गी बॉडी, क्या बोला मैंने? गोल्गी बॉडी, हिंदी में गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी। इसके और भी नाम है गोल्गी बॉडी के, जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। गोल्गी बॉडी को सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन आ सकता है कि सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन? गोल्गी बॉडी। इसमें नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन से बाउंड है, वो भी कितनी? एक।
अब आओ सेंट्रोसोम, क्या बोला मैंने? सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, लेकिन वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इसलिए आपको वो कहाँ मिलेगा? यूकेरियोटिक सेल में। किस में मिलेगा? यूकेरियोटिक सेल में। समझ गए? और एक बात ध्यान रखना, यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम तो मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में प्लांट भी तो आते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आपके एनसीईआरटी में उसका नाम लिखा है सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स दो होते हैं, एक को कहेंगे तो सेंट्रियोल, हिंदी में कहते हैं तारक केंद्रक। क्या बोलते हैं? तारक केंद्रक। सेंट्रियोल दो होते हैं तो सेंट्रियोल्स कहते हैं, और सेंट्रोस्फीयर दोनों मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी झिल्ली रहित है, ठीक है, प्लस मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, लेकिन वो प्लांट सेल में नहीं मिलता, एनिमल सेल में मिलता है। और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड करती है, डिवीजन करती है, तो कैसे उसमें हेल्प करेगा? जब आपको सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको सेंट्रियोल का जो सेंट्रियोल की जो मतलब जो फंक्शन है उसका वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब सुनो पहले, तो आपको समझ में आ गया झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग यूकेरियोटिक सेल में मिलेंगे, ना किस में मिलेंगे। एक बात और देखिए, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है, वो किस में मिलेगी? यूकेरियोटिक सेल में। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर है। आगे चल के प्लांट सेल एनिमल सेल इसमें से बनेगी, ना किस में से बनेगी? इसमें तो ओनली बैक्टीरिया आते हैं, इसमें से बनेगी। तो आप जानते हैं कि जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। समझ गए? प्लांट सेल में सबसे बड़ी रिक्तिका होती है जो केंद्र में होती है, वैक्यूल बोलते हैं रिक्तिका। अभी आपको समझ में नहीं आ रही है वैक्यूल रिक्तिका, जब पढ़ाऊंगा इसके बारे में तब बहुत समझ में आएगा। प्लांट सेल जो होती है वो भी मैच्योर प्लांट सेल में बोल रहा हूँ, परिपक्व पादप कोशिका। क्या बोला मैंने? परिपक्व पादप कोशिका। मैच्योर प्लांट सेल में सबसे बड़ी रिक्तिका होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, वो भी सेंटर में। कहाँ होती है? सेंटर में। ध्यान रखना इस बात का, लिखा है उसके अंदर। समझ गए? तो हमने क्या बोला कि सभी यूकेरियोटिक सेल समान नहीं है, सभी यूकेरियोटिक सेल समान नहीं है। आपको पता है बैक्टीरिया है, उनकी स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में, उनके साइज में, एक्टिविटी में कितना वेरिएशन है, लेकिन फंडामेंटली जो सिमिलरिटी रहती है इनके अंदर, आधारभूत समानता रहती हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको मालूम है कि अगर दोनों में अंतर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल से छोटी होती है, लेकिन रैपिडली डिवीजन करती है, बहुत तेज़ी से विभाजित होती है। बैक्टीरिया कितने उसमें संख्या में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणन करते हैं वो तो यूकेरियोटिक सेल की तुलना में। समझ रहे हैं आप? छोटी है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बैक्टीरिया में कितने डाइवर्सिटी है, कितने वेरिएशन है। समझ रहे हैं आप? लेकिन वेरिएशन कितना भी हो, चाहे शेप में, साइज में, चाहे वो फंक्शन में, लेकिन फंडामेंटली सिमिलरिटी रहती है, आधारभूत समानता रहती है प्रोकैरियोटिक सेल में। ऐसा यूकेरियोटिक सेल में नहीं है। खुद देख लो भी आप, प्लांट एनिमल सेल में कितना अंतर हो गया, तुरंत देख रहे हैं आप। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल यूकेरियोटिक सेल में मैंने आपको डिफरेंस बताया जो एनसीईआरटी में आपके में लिखा हुआ है। एक बात और, ये बात भी लिखिए, हमको दिख रही है कि जो यूकेरियोटिक सेल है, बहुत अच्छी बात है ये, यूकेरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब झिल्ली से घिरे हुए हैं। इसलिए क्या होता है कि यूकेरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, चैम्बर बन जाते हैं। अगर आप यूकेरियोटिक सेल को देखे, मतलब अगर आप यूकेरियोटिक सेल को देखोगे, डायग्राम देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा यूकेरियोटिक सेल को देख के कि ये पूरे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई, कच्च में विभाजित हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनल हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, इसलिए इसमें लिखा है कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या लिखा है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब यूकेरियोटिक कोशिका कंपार्टमेंट में डिवाइड रहती है, कच्चों में विभाजित रहती है। समझ गए? अगर आप डायग्राम देखें तो उसका,
इसका डायग्राम अभी 11th क्लास की बायोलॉजी की किताब नहीं है, उसमें बताता मैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें यही लिखा है, जरा चेक करने दो जरा मुझे और, ठीक है बच्चों। चलिए ये सारी बातें अपन लोगों ने बोल दी है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, और साइज और शेप तो आपने पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को आपने अच्छे से समझ लिया। एक क्वेश्चन आ सकता है, अब इसको ढंग से समझो। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये पूछेंगे कि राइबोसोम, क्या बोला मैंने, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप के, 70S, यूकैरियोटिक सेल में 80S और 70S। लेकिन 70S के काम लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 80S के काम लेंगे साइटोप्लाज्म में। एक क्वेश्चन हो रहे, राइबोसोम इसके अलावा और काम लेंगे, कौन सी ER पे पाए जाते हैं, RER पे, कौन सी पे, ये भी दिया है NCERT के अंदर लिखा है, समझ रहे हैं, RER पर। कभी कभी गहराई से क्वेश्चन आ जाएगा, ये पूछ लेंगे कौन सी ER प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, तो कौन सा बोलेंगे, RER, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो ये वाली SER क्या में हेल्प करेगी, लिपिड सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस में हेल्प करती है। समझ गए बात को? तो दिमाग में रखना ये बात भी, ठीक है। और क्या लिखा है उसके अंदर, इतनी ही सारी बातें। एग्जाम्पल आपको पता ही है, प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें, प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंजाई है, एल्गी है, सब इसी में आएंगे। समझ रहे हैं आप? प्रोटिस्टा किंगडम में कौन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और भी एग्जाम्पल हैं उसके अंदर। जब आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, जब प्रोटिस्टा किंगडम आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। और इसमें तो ओनली बैक्टीरिया आते हैं। आपको मैंने बताया था सबसे छोटी कोशिका बताओ, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा है, तो ये बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन के लिविंग रह सकता है। पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल्स में, मतलब मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा रोग कारक होते हैं। और आपको ये भी पता है इसमें सेल वॉल भी नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, इसका साइज भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसका एक और नाम भी बताया था, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, बताया था नहीं बताया था, बोलो। तो उसमें शेप और साइज भी लिखा है, आकार और माप। जैसे कि मैं चलो एक बार बताऊं, देखिए जैसे शेप लिखा है, क्योंकि जो सेल का शेप है वो फिक्स नहीं है, किसी कार्य को जब वो करती है तब वो अपने शेप में आती है। जैसे डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर मतलब खंबे जैसी, स्तंभा के आकार की, क्यूबॉइड घन के आकार की, थ्रेड लाइक धागे जैसी, इवन इरेगुलर मतलब वो किसी भी आकार की हो सकती है। रेड ब्लड सेल RBC राउंड भी हो सकती हैं, बाइकॉनकेव भी हो सकती हैं, वाइट ब्लड सेल अमोवाइट मतलब अमीबा की आकृति की, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लंबी होती है, नैरो होती हैं। कितना टाइम हो गया, 4, ठीक है ठीक है। तो लंबी होती है, नैरो होती है। नर्व सेल कैसी होती हैं, ब्रांच वाली होती हैं और लंबी होती हैं। ट्रैकिट्स इलोंगेटेड होती हैं। मीजोफिल सेल गोल भी होती है, अंडा के आकार की भी होती हैं। सब इसके अंदर दिया है, बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत? NCERT के अंदर जो लिखा है वो हमने सारी बातें बोल दी हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो क्या चलेगा, बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से अब, ठीक है। लेकिन आप दिमाग में रखना प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है। देखो पढ़ाने को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल बहुत है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को पढ़ाने लग जाऊँ तो करीबन 2-3 दिन लग जाएंगे, ये भी दिमाग में रखना। लेकिन आपकी NCERT के अकॉर्डिंग हो गया, इतना ही बहुत है। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस आता है, समझ रहे हैं, चाहे 9th के हो चाहे 11th के हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आता है, ठीक है। और सेल थ्योरी के बारे में हो गया, ये सब रिवीजन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ फटाफट से, बस आज के लिए इतना ही है। और हम कल फिर स्टार्ट करेंगे बायो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।